नमस्कार। तो जैसे कि हमने आप लोगों से वादा किए थे कि हम आपको 2 से 3 यानी 3 से मैक्सिमम आपको 4 वीडियो आएगा पर सब्जेक्ट पर और हर एक प्रश्न आपको वहीं से छपेगा, ठीक है? एकदम ये 100% श्योर आप लोग समझ जाइए कि वहीं से छपने वाला है। तो अभी के फिलहाल के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, जहाँ पर भी एनईपी लागू है, ठीक है? जहाँ पर भी एनईपी 220 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया है सीबीसीएस, वहाँ के लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इसके बाद आपको थोड़ा-सा भी डाउट रहता ही नहीं है और हर एक प्रश्न को आप कैसे बना सकते हो। ज़रूरी थोड़ी है कि पूरा-पूरा पोथी याद करना है। देखते हैं गुरुजी लोग को इतना पोथी पढ़वा देते हैं, विद्यार्थी को दिमाग खराब हो जाता होगा, ठीक है? तो आपको दिमाग खराब नहीं करना है। ये सब का देखिए, जैसे कि कौन-सा वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद है। तो ये सब का देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका आंसर हम आपको दे चुके हैं, प्लेलिस्ट में सेव है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है? बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का भी है। यहाँ पर क्या होता है, मिथिला यूनिवर्सिटी, पूर्णिया और बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटी में क्या होता है, क्वेश्चन आदान-प्रदान होता है। इधर वाला कभी उसमें, इधर वाला उसमें पूछ लिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर अगर आप देख लेते हैं, तो यहाँ से हम आपको ठोक के कह देंगे 60% प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। इसकी पूरी संभावना है, संभावना नहीं 100% है, ठीक है? देखिए, अभी हिस्ट्री का हम लोग जानेंगे, एमजीसी हो या एमआईसी, एमडीसी फर्स्ट वाले के लिए। इससे बाहर तो रहेगा ही नहीं, बस इतना ही पढ़ लेना है आपको, सारा प्रश्न आपके एग्जाम में छप जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर ले, देखिए इसका आंसर भी हम आपको बताएँगे, ठीक है? पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, कौन-कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है? तो देखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपा है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पर केवल आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में डिटेल्स पढ़ लेना है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है किताब की बात आपको लिखना है और रट जाना है। नो भैया साहब, नहीं रटना आपको नहीं है। 1% भी आपको एनईपी जो होता है, एनईपी 2020 कहता है, विद्यार्थी को रटना बिल्कुल रूप से नहीं है। उनको जो आता है, जो समझ में आता है उसको लिख देना है, ठीक है? तो आप रटने वाला पाप छोड़ दीजिए, ठीक है? दूसरा है, भारतवर्ष का नामकरण कैसे हुआ? भरत के नाम पर हुआ है। तो इसके बारे में आप जो डिटेल्स जानते हैं, सपोज आप कुछ नहीं जानते हैं, तो भारतवर्ष के बारे में आपको जो मन में उठ रहा है वो आपको लिख के आना है, ठीक है? अगर 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया है तो आपको 2 से 3 पेज में आंसर देना है। अगर 10 नंबर में प्रश्न पूछा गया है तो आपको 3 से 5 पेज में आंसर देना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर आपका 4 प्रश्न रहेगा, आपका 5 नंबर का बनाना होगा और 3 प्रश्न आपको बनाना होगा 10 नंबर का, ठीक है? ऐसा प्रश्न रहेगा। हालाँकि पैटर्न के बारे में हम समझा चुके हैं पूरी तरह से आगे। फिर आपसे पूछा जाएगा वेद क्या है? ठीक है? वेद क्या है? तो ये सब बच्चा से पढ़े, वेद 4 होता है, उसमें क्या-क्या रहता है, मंत्र रहता है दिया हुआ, यही सारी बात लिखना है। इसमें कौन वेद पुराना होता है और आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि आप कॉम्पिटिशन भी कर रहे होंगे, तो आप लोग तैयारी करते होंगे तो वहाँ पर भी मिल रहा होगा। तो वही सब बात आपको लिख देना है। एनईपी का मतलब ही होता है विद्यार्थी अपने मन से आंसर देंगे, जो भी आ रहा है उनको, जो भी समझ में आ रहा है। उपनिषद क्या है यहाँ पर? देखिए, उपनिषद क्या है, तो पहले ज़माने में क्या होता था, विद्यार्थी गुरु के यहाँ घर पे रह कर के पढ़ते थे और गुरुजी सोने जाते थे बिस्तर पर और विद्यार्थी उनका पैर दबाते थे और गुरुजी ज्ञान बाँटते थे। उस समय ज्ञान की चर्चा करते थे और ज्ञान देते थे। तो यही उपनिषद है, यानी गुरुजी के साथ रह कर के जो पढ़ाई होता है, शिक्षा होता है, पहले ज़माने में होता था, वही आपका उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की संख्या देखा जाए तो 108 है आपका। ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। जैन धर्म है, इसके जो है 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर जी ने इनकी स्थापना की थी जैन धर्म की, ये बात आपको लिखना है। बौद्ध धर्म, ये कोई गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित किया गया, तो इसके बारे में आपको डिटेल्स लिखना है। तो जो भी इसके बारे में आप जानते हैं वही कहानी आपको लिखना है, ठीक है? कहानी के रूप में आपको लिखना है। देखिए, इसका डिटेल्स कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएँगे, अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट रहा तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर निश्चित रूप से आएँगे। अगला है आपका ब्राह्मी और लिपि का उद्भव। कभी-कभी अलग-अलग पूछ देता है कि ब्राह्मी लिपि क्या है? या कभी कोई पूछता है लिपि क्या है? तो इस दोनों के बारे में आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम में जाके छापना है। इससे बाहर तो रहेगा ही नहीं, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं रहेगा। संस्कृत भाषा एवं लिपि की उद्भव। अब देखिए, कभी-कभी पूछता है स्पेशल संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो सबको पता है कि संस्कृत एक प्राचीन भाषा है और यह देवताओं की भाषा भी है और इसकी उत्पत्ति जो है भगवानों से यानी वेदों से माना जाता है। इसकी उत्पत्ति वेद से हुआ है और संस्कृत को सभी भाषा, सभी विषय की जननी कहा जाता है। इस बात को भी नोट करेंगे आप लोग और लिखेंगे, ठीक है?
अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए प्राचीन भारत, देखिए प्राचीन भारत इतिहास के बारे में अगर आप पढ़े हुए होते तो इसमें केंद्र के बारे में पूछा गया और शिक्षा व्यवस्था उस समय कैसा था। तो हमने पहला जो प्रश्न बताया था उसमें आपको सारा चीज प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ना है, केंद्र के बारे में पढ़ना है, शिक्षा व्यवस्था उस समय कैसा था, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसा था, तो उसके बारे में पूरा हम डिटेल्स आपको देंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। चिंता नहीं कीजिएगा, सारा चीज हम आपको दे देंगे। उसके बाद आपसे एक ये प्रश्न भी आ रहा है, ठीक है, ये प्रश्न भी छपा है कि धर्म क्या है। देखिए धर्म क्या है, तो धर्म है आपको अच्छा काम करना, अच्छा कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है, ठीक है। और कर्म और धर्म की बात होता है तो उस समय हमेशा आपका कर्म बड़ा होता है, धर्म बड़ा नहीं होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे कोई पूछ देगा कर्म बड़ा होता है या धर्म, तो आप लोग का हमेशा आंसर होगा कि सर धर्म बड़ा नहीं होता है, कर्म बड़ा होता है। 27 नंबर है वसुदेव कुटुंबकम से आप क्या समझते। देखिए वसुदेव कुटुंबकम से होता है यह संसार पूरा जो है पूरे परिवार है, कोई अलग नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम, हम सभी लोग एक परिवार हैं, ठीक है, कोई अलग नहीं है। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, छठी सदी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत के 16 महाजनपद। भाई साहब महाजनपद क्या होता है समझ लीजिएगा ध्यान से। देखिए महाजनपद का मतलब होता है जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक शक्तिशाली राज्य बना लेता है तो वो आपका महाजन पद होता है। 16 महाजन पद था, ठीक है, 16 महाजन पद था जिसमें सबसे शक्तिशाली की बात करेंगे तो मगध था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल रूप से दिमाग में फिट कर लेंगे। तो हम आपको ऐसे बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इस बात को आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है। हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे, आपको अलग से कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राचीन भारत में प्राकृतिक चिकित्सक, देखिए चिकित्सक और गणितज्ञ के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है कि जैसे कि पहले जमाने पुराने समय में चिकित्सक कैसे होते थे, इनको वेद साहब वेद जी कहते थे लोग, ठीक है। ये वेद जी होते थे यानी गुरु जी होते थे, जड़ी बूटी से ये इलाज करते थे। बस यही सब टॉपिक के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। गणित के बारे में तो उस समय गणित कैसे सिखाया जाता था, गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ करके रियल लाइफ से जोड़ करके सिखाया जाता था, ये बात आपको लिखना है यहाँ पे। हर एक छोटी-छोटी बात सिखाया जाता था, जिससे विद्यार्थी खुद आगे प्रैक्टिस करके सीख लेते थे। लेकिन अभी क्या है, आपको कनवा छटा को छोटी-छोटी बात पढ़ाया जाता है, नहीं धुरकी-फुर्की जैसे खेतो हेक्टर ये सब पढ़ाया नहीं जाता है, अभी आप लोग को हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन उस समय पढ़ाया जाता था। तो गणित उस समय काफ़ी इसका महत्व था, ठीक है। अंतिम प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो छप रहा है, वो ये प्रश्न छप रहा है, प्राचीन भारत में भूमि के स्वामी और राजा वर्ण कृषक होता था। देखिए मतलब कहता है कि भूमि का जो मालिक है वो कृषक होता था। इसी को तो इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। इतिहास वाले लोग क्या पढ़ते हैं इसको, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसी को पढ़ते हैं। इसमें जो है किसान मालिक होता है भूमि का और वो जो है कंपनी को पैसा देते हैं, सालाना टैक्स देते हैं और वो कंपनी जो है मालिक को पहुँचाता है, ठीक है, जो राजा होता है उसे पहुँचाते थे। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था भी अलग से पूछ देगा तो यही बात लिखाएगा आपका। प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार के अनेक साक्ष्य उपलब्ध हैं। हाँ, प्राचीन भारत में जो है समुद्री लोग व्यापार करते थे, इसका कुछ साक्ष्य मतलब कुछ प्रमाण मिला है। तो कभी-कभी आप भी सुनते होंगे कहीं में मिट्टी खुदा रहा है और वहाँ से आपका छोटा नैया निकल गया, कोई लोटा निकल गया, कोई नाव खेवने वाला आपका मिल गया, डंडा मिल गया। तो कुछ से कुछ साक्ष्य मिलते रहता है जो कि एक पुरातत्व होता है। तो यही सारा बात आपको नोट करना है, लिखना पड़ता है एग्ज़ाम में। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। अब नीचे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर जो कि आपको समझना है, जैसे सुमेरियन लोगों के बारे में। ये लोग क्या होता था, देखिए गणित को ये पहिया गणित यूनिफॉर्म लिपिका सहित प्रयोग करता था। देखिए सुमेरियन लोगों के बारे में ये सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका हिंदुओं में विवाह और धार्मिक माना गया। हाँ देखिए हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया, बिल्कुल सही बात है। ये प्रश्न आप पे पूछा गया है हिंदू विवाह के बारे में, ठीक है। तो यहाँ विवाह को एक धार्मिक समझने के पीछे का उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त को मानना। यानी हिंदू में जो शादी होता है उसका मतलब होता है कि मोक्ष प्राप्त करना। अगर आप शादी नहीं करते हैं तो मोक्ष आपको नहीं मिलेगा, ऐसा बात बताया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हिंदुओं हिंदुओं में मानना है कि पूरे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 3 कर्ज होता है। पहला कर्ज होता है आपका पितृ ऋण होता है यानी पिता का कर्ज होता है, देव ऋण यानी भगवान का कर्ज होता है और तीसरा होता है ऋषि ऋण होता है यानी ऋषियों का कर्ज होता है आपके ऊपर। ये 3 ऋण को आपको सधाना पड़ता है, ठीक है। पितृ ऋण मतलब पिता की सेवा करके सधा दोगे। देव ऋण होता है भगवान में पूजा पाठ कर करके और पुत्र प्राप्ति करके यानी पुत्र को जन्म दे करके इसको मतलब पूरा कर सकते हो।
ऋषि ऋण हुआ मतलब कि आप ऋषि को दान दे करके और कन्यादान करके आप इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ये चीज़ होता है आपका, ठीक है? उम्मीद करते हैं ये बातें भी आप समझ गए होंगे। मनु के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। इसी समय आपका राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, प्रजापत्य विवाह होता है, ब्रह्म विवाह होता है, आर्ष विवाह होता है, पैशाक्ष विवाह होता है, क्षत्रिय विवाह होता है। गंधार काल क्या है? तो ये तो आपका 12th वाला टॉपिक है, लेकिन आप लोग में भी पूछा जाता है। तो ऐसा ही आंसर हम बिल्कुल रूप से तैयार करके अगले वीडियो में धमाल मचाने आ रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना है या इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है, ठीक है? 85 8 20 12 4 17 30 नंबर पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? सारे क्वेश्चन मतलब आंसर का जो है मतलब क्वेश्चन का आंसर तैयार किया जा रहा है, पीडीएफ अच्छी तरह से किया जा रहा है और आपको दिया जाएगा। बस 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपको सारा चीज़ याद भी हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से किया जा रहा है तैयार। तो आप लोग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। बस जितना प्रश्न हम बताएँ उतना आप पढ़ लीजिएगा, आगे बाकी कुछ आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। एक वीडियो में सब कुछ खत्म कर दिए हैं। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।